इस चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, डैड सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम रहने वाला है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, हम लोग क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर अप करते हुए चल रहे हैं। न्यू सिलेबस 24-25 के अकॉर्डिंग सभी वीडियोस आप लोग के लिए होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग इस चैनल पर मैं हमेशा आप लोग के लिए अपडेट करता रहता हूँ। एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। जैसे आप लोग को मालूम है कि मैं यहाँ वन शॉट वीडियोस कवर अप करा रहा हूँ, ऐसी एक नई प्लेलिस्ट मैंने कवर अप किया हूँ आप लोग के लिए, जिसमें मैं आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वन शॉट क्रिएट किया हूं। मतलब हर चैप्टर के कंप्लीट पीवाईक्यूज उस वीडियोस में आप लोग को मिल रहे होंगे। तो उसके लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग फॉलो अप जरूर करना और पीवाईक्यूज की सीरीज के साथ अपने फिजिकल एजुकेशन के सभी क्वेश्चंस को कवर अप कर लेना। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले गाइस, तो ये सभी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले जो न्यू सिलेबस 24-25 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इन सब के अलावा अगर आप लोग को फिजिक्स में दिक्कत आ रहा है तो मेरे फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे क्लास 12 की बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट सीरीज आप लोग के लिए बना दिया हूं, जहां पे आप लोग को पीवाईक्यू सीरीज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज सब कुछ मिल जाएगी। तो उस चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर उसको चेकआउट करें। इन सब के अलावा आप इंस्टा और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो सभी क्लास के अपडेट्स के लिए। और हाँ, काफी सारे लोग बोल रहे थे भैया आपकी बुक कब आने वाली, तो मैंने एक नई बुक मेरी आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोग के लिए लास्ट 10 ईयर के सभी कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रिपेयर करके लाया हूं विद आंसर्स के साथ। तो बहुत ही ज्यादा बेहतर बुक आप लोग के लिए रहेंगी लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए, जिसके अंदर आप लोग को प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं उन सबके सॉल्यूशंस भी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं Amazon या ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए गिवन है, जाइए ऑर्डर करिए और अपने घर बैठे प्रिपरेशन इस बुक के साथ स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन में पहले बेसिकली ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर है किसके बारे में। तो सीधी सिंपल बात है भाई, ये चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में। किस तरीके से आप लोग को फूड कंज्यूम करना चाहिए अगर आप लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, जिससे आप लोग अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सको। तो ये प्रॉपरली इस चैप्टर में आप लोग को ये सभी चीजों के बारे में रहने वाला है। एक एक चीजों को खोद खोद के हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज बायो जैसी देखने को मिलने वाली है। तो जो मैथ्स वाले हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से, उन लोग को ज्यादा परेशान नहीं होना है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज उनको याद कर लेना। ज्यादा डिटेल बायोलॉजी वाला कंटेंट इस चैप्टर में है नहीं और ना ही समझा के आना है। तो सबसे पहली चीज आखिर ये फूड क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है यार, फूड यार हमारे सभी इंसानों के लिए एक बेसिक नीड है। अगर ये हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो हम लोग को खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे इंसानों को इवोल्यूशन हुआ, इंसानों को धीरे धीरे करके चीजें समझ में आने लग गई कि जो फूड है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फूड को प्रॉपर वे में ना लिया जाए तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए माना जाता है कि फूड एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए। तो अगर आप लोग फूड को सही तरीके से कंज्यूम करते हो तो यह आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कभी कभार एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आप लोग हासिल करने के लिए थोड़ा सा ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है न्यूट्रिशन साइंस। खाने के बारे में आप लोग को प्रॉपर नॉलेज होना, किस तरीके से उसको कंज्यूम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे कि आप लोग का बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आप लोग को देखने को मिलता है, जिसका नाम है बैलेंस डाइट। देखो, नॉर्मल डाइट और बैलेंस डाइट में क्या फर्क है समझा देते। नॉर्मल डाइट में ये है कि जो मिल रहा है वो आप लोग खा ले रहे हो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, लेकिन बैलेंस डाइट ऐसा नहीं होता है। बैलेंस डाइट में आप लोग सिर्फ वही चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आप लोग अपनी बॉडी को नरिश कर सको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा सको, हेल्दी रह सको, अपने बॉडी को बेटर कर सको। इन सब चीज के लिए जो डाइट कंज्यूम की जाती है उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब ये बैलेंस डाइट क्या सिर्फ स्पोर्ट्स एथलीट लोग ही कंज्यूम करते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को भी फिट होना है, अगर आप मोटे हो, आप लोग को हेल्दी बॉडी वेट में आना चाहते हो, या आप लोग दुबले और हेल्दी बॉडी वेट में आना चाहते हो, तो आप लोग को बैलेंस डाइट कंज्यूम करना जरूरी है। अब आखिर बैलेंस डाइट क्या होती है? तो बैलेंस डाइट मींस ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। अब आप बोलोगे ऑल फूड ग्रुप्स क्या है? इसका मतलब ये कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर आप लोगों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर एक करेक्ट प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो आपका गोल है उसमें कितना कार्ब्स का इंटेक होना चाहिए, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का और साथ में वाटर का इंटेक होना चाहिए, जिससे आप लोग हेल्दी हो सको, वो कहलाती है
बैलेंस डाइट। तो हर इंसान के लिए उसके गोल के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब ये बैलेंस डाइट के मेजर फंक्शन क्या होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको अपनी बॉडी की बिल्डिंग करना है, तो बॉडी बिल्डिंग मतलब वो सिर्फ स्पोर्ट्स वाला बॉडी बिल्डिंग नहीं, अपनी बॉडी को बेटर बनाना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और बैलेंस डाइट अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी, मतलब डिसीजेस से। तो मेरे ख्याल से यहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे आप लोग सच में बताना, आपके घर में जो आप लोग खाना खा रहे हो, क्या वो सच में बैलेंस डाइट है? बैलेंस डाइट के बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और फूड में थोड़ा सा आप लोग को मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। फूड मतलब एक ऐसे टाइप का खाना कंज्यूम कर रहे हो आप जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जब फूड को न्यूट्रिशन वर्ड से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा खाना कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हम हमारी बॉडी को नरिश कर सके, हेल्दी रह सके, अपनी बॉडी को बेटर बना सके। उस फूड को कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द डायनामिक प्रोसेस व्हिच कंप्राइजेस द कंजम्पशन ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी एंड इट इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग एंड बीइंग नरिश्ड। आई होप क्लियर हुआ। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है उसमें जब आप लोग खाना कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर आप लोग को सारी फूड ग्रुप्स की चीजें रहेगी। आपकी बॉडी के अंदर जैसे वो जाएगी तो बॉडी जो है उन सब चीजों को एब्सॉर्ब कर लेगी और डिफरेंट पोर्शन में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करेगी, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। वी कैन से दैट द न्यूट्रिशन इज दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड इज एब्सॉर्ब्ड फॉर न्यूट्रिशनिंग द बॉडी व्हिच बिल्ड आवर बॉडी, गिव्स एनर्जी, सेफगार्ड टू द बॉडी अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। न्यूट्रिशन वर्ड के बारे में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं कि न्यूट्रिएंट वर्ड क्या है। तो याद रखना, न्यूट्रिशन एक ऐसा केमिकल इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी डेली एक्टिविटीज होती है उन सभी को टेक प्लेस कराने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। अब आप कहोगे ये कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, वाटर, ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट को कैसे हासिल करते हो? सीधी सिंपल बात है, जब आप लोग खाना खाते हो उसके थ्रू ये सभी चीजें आप लोग को हासिल होती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो सभी आप लोग को कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके चक्कर में मोमोज खाने जा रहे हो सिर्फ उसको खुश रखने के लिए, तो याद रखना आपकी बॉडी बिल्कुल खुश होने नहीं वाली, क्योंकि मोमोज से आप लोग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले। तो आप लोग कहोगे ठीक है भैया, मान ली न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप स्पोर्ट्स में अगर खेल रहे हो या डेली लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये न्यूट्रिएंट क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं? मैंने अभी बताया, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। बट इनको क्या कैरेक्टराइज किया गया है क्या? हाँ जी बिल्कुल किया गया है। तो इनको दो तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है। पहले होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है? जो भी आप लोग फूड कंज्यूम करते हो उसके अंदर अगर लार्ज अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिलने वाली है उस न्यूट्रिएंट को कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट में पहले से प्रेजेंट जिसको आप कंज्यूम करोगे आपकी बॉडी के अंदर, उसे कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो कंफ्यूजन तो नहीं है? मान लो अगर मैं हल्दीराम की भुजिया ही उठा के देखता हूं तो इसके पीछे मुझे लिखा रहता है न्यूट्रिशन फैक्ट। तो इस न्यूट्रिशन फैक्ट में भी तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा आप लोग को जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो सभी आप लोग को ग्राम में देखने को मिलेंगे, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सभी के सभी मिलीग्राम्स में आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये कि आप भुजिया खा रहे हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो लार्ज अमाउंट में आप लोग न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और जब भुजिया खा रहे हो तो उस टाइम पे जब स्मॉल अमाउंट में आप लोग जो न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हर फूड के अंदर स्मॉल अमाउंट में माइक्रो होते हैं और लार्ज अमाउंट के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट आर द मेजर पार्ट ऑफ द फूड, क्योंकि इसको कंज्यूम करके आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के काम आता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और इसको हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। और आखिर ये होते कौन कौन से? तो पहले ऐसा माना जाता था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट सिर्फ 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। हाल ही में वाटर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, क्योंकि 5 से 6 लीटर डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि पानी पीना चाहिए, और ये लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जा रहा है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कार्ब्स, जिसका बड़ा नाम कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? तो इसको पढ़ने से पहले या इसके आगे की जो भी चीज है उसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन में एग्जामिनेशन में जब भी इन चीजों के बारे में आता है तो एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन बनता है, मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंसेस बताओ, या मैक्रो क्या है उसके अंदर की चीजों को समझाओ। याद रखना, जो भी आप लोग मैक्रो या माइक्रो के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हो उन सबके मेजर रोल पता होना चाहिए, एक दो एग्जांपल आप लोग को पता होना चाहिए, और कुछ उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई बायोलॉजी के टर्म के हिसाब से आप लोग को नहीं लिखना है, बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे अगर तुम लोग देखो तो कार्बोहाइड्रेट का मेजर काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर। जैसे अगर आप लोग को भूख लगी है तो अगर आप लोग एक बनाना कंज्यूम कर लोगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी और आप लोग की भूख मिट जाएगी। सेम चीज प्रेयर के टाइम पे जो स्टूडेंट्स इस तरीके से गिर जाते हैं
उनको स्कूल वाले ग्लूकोज तुरंत पिलाते हैं। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट उनको इंस्टेंट एनर्जी देता है। वो बात अलग है कि वो प्रेयर में खड़ा होने नहीं चाह रहे थे और नाटक के चक्कर में ये सब कर रहे थे। तो याद रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप लोग को 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है। इसको किसी भी फॉर्म में आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। जब भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हो तो ये ना ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है डाइजेशन के दौरान। काफी सारे लोग के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपकी बॉडी के अंदर फैट बना देता है। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर आप 1 से 2 आलू कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की कैलोरीज है वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करोगे, मतलब हद से ज्यादा खा लिए भाई, 20 आलू उबाल के खा लिए। अब ऑब्वियस सी बात है ना भाई, आपके घर में 10 लीटर पेट्रोल लेकर आ गए और आपकी बाइक में 2 लीटर लग रहा था, तो बचे हुए 8 लीटर को फेंक थोड़ी ना दोगे, उसको स्टोर करके रखोगे कि जब जरूरत पड़े उसका यूज कर सके। तो हमारी बॉडी भी सेम ऐसी करती है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को लगता है यूज करना है उतना कार्बोहाइड्रेट वो यूज कर लेता है और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है फैट में इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फैट। किसी दिन आपके घर में दाल चावल बनाया, आपने यार एकदम गुस्से के चक्कर में बोले कि आज तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, लेकिन भूख लग रही है, लेकिन आप जिंदा तो हो ना, वो इसलिए हो क्योंकि एक दिन आपने उसके साथ बैठकर एक्सेसिव आइसक्रीम खाए थे और वो एक्सेसिव आइसक्रीम ने आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट को फैट में बना दिया और अब वो कहां मारा है जब आप दाल चावल नहीं खा रहे हो, मतलब आप जिंदा तो हो ना। तो जो मैंने अभी आप लोग को समझाया वो इस पॉइंट के अंदर आप लोग को लिखा हुआ है, टेक्निकल चीज लिखी हुई है, बट मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया। तो बस एक चीज याद रखना, आपको जब भी भूख लगेगी तो आपकी भूख को मिटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट आप लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो या भूखे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे भी यूज हो रहा है, उसको बॉडी यूज करेगी। और मान लो कि आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स और फैट की कमी हो चुकी है, आप किसी वीरान जंगल में हो, वहां पे आप लोग 10 दिन से भूखे हो, आपकी बॉडी के अंदर फैट भी नहीं बचा है, तो आपकी बॉडी जो है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फिर मसल्स को डाइल्यूट करना चालू कर देगी। तो लास्ट ऑप्शन बॉडी के पास फिर मसल्स, मैं कह सकता हूं प्रोटीन होता है, क्योंकि मसल्स के अंदर ही प्रोटीन है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी। मतलब जैसे आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे, जब भूख लगती है तो भूख को मिटाने के लिए कार्बोहाइड्रेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने को तो फिर चिड़चिड़ापन आता है, ऐसा लगता है कि मारो झगड़ो घूसे दे दो 2-3 को। तो इसका मतलब ये कि जब इसकी कमी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर मूड स्विंग होने लग जाता है, दिमाग घूमने लग जाता है, भूलने लग जाते हो चीजों को। अब ये कार्बोहाइड्रेट कहां से देखने को मिलता है? तो बहुत सारी जगहों से, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, पोटैटो, कैरेट, स्वीट पोटैटो, शुगर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, आइसक्रीम हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। तो याद रखना, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट ये 2 तरीके का आप लोग को देखने को मिलते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के रहते हैं और स्वाद में ये मीठे रहते हैं। मोती से ना हीरो से ना जेवर से, वो वाले नहीं। एग्जांपल के तौर पे आप लोग कह सकते हो जितने भी शुगर है वो सभी के सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी चीज को खाकर आप खुद पहचान सकते हो कि इसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सभी इसके एग्जांपल हो। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो इसका एकदम रिवर्स फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलने वाला है। लाइक ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये मीठे नहीं होते हैं स्वाद में, और क्रिस्टलाइन नेचर के भी नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज आप लोग देख सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स। थोड़ी सी मेहनत कर लो, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब ये तो था कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो बॉडी के लिए प्रोटीन एक काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसे कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मसल्स हैं, जो आपके हाथ में थोड़ी बहुत भी जो मसल्स है ना, वो भी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या कि अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर मसल्स को बिल्ड करता है, मसल्स को रिपेयर करता है, मसल्स के टिश्यूज को रीजनरेट करने का सब कुछ काम जो मसल रिलेटेड है सब ये करता है। इन सब के अलावा आपकी जो नेल्स की ग्रोथ होती है वो भी प्रोटीन ही हेल्प करता है। आपकी बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कितना प्रोटीन हमें कंज्यूम करना चाहिए? तो जितना हमारा बॉडी वेट है उतने ग्राम आप लोग को प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए। उससे कम करोगे तो दुबले होने लग जाओगे, मतलब कमजोर दिखने लग जाओगे, अच्छा वाला दुबले नहीं होंगे। और अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो एक बॉडी के अंदर सही तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और आप लोग हेल्दी दिखने लग जाओ। इसलिए अपने डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम किया करो। इंडिया के अंदर हम सभी के सभी प्रोटीन डेफिसिट डाइट कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से हम तोंदू मोटू दिखते हैं और हमारी बॉडी कभी फिट ही नहीं दिखती। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ऑलमोस्ट आधी बॉडी का जो वेट है वो प्रोटीन से ही आप लोग को देखने को मिलता है। जितने भी सेल्स है वो प्रोटीन से बनते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है, इन सबको जनरेट करने का काम भी ये करता है। अगर आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ सकते हो पॉज करके, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल चीज लिख कर आना एग्जाम में। नहीं लिख कर आना कोई दिक्कत नहीं। अब आखिर जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या करता है। तो प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इन अवर बॉडी। सेकंड चीज, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। सेल्यूलर फ्लूइड को ये रेगुलेट करने का काम करता है। और साथ
में इट मेंटेन्स इट कंटिन्यूटी बाय कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों सोर्स। वेज सोर्स है आप लोग दाल हो गई, पनीर हो गया, दूध हो गया, इन सब से आप लोग प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। इन सब के अलावा इसेंशियल एमिनो एसिड्स रहते हैं तो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप लोग को वेज सोर्स से नहीं मिल पाते, हम रियली सॉरी वेज वालों, वो आप लोग को नॉन वेज सोर्स से मिल पाते हैं। तो नॉन वेज में आप लोग को चिकन मटन आप लोग कंज्यूम कर सकते हो एग के साथ। एग को एक काफी इंपॉर्टेंट चीप प्रोटीन सोर्स कहा जाता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आप लोग को याद होगा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने भी एक इनिशिएटिव निकाली थी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडे रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि आप लोग अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम कर सको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का फैट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है आपकी बॉडी के अंदर। फैट आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन जनरेट करने का काम करता है। फैट आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फैट आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है। साथ में फैट एक किस्म से स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे भी यूज होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 ग्राम फैट से आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर सकते हो, तो 9 कैलोरीज आप लोग कंज्यूम कर सकते हो 1 ग्राम फैट कंज्यूम करके, और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी कंज्यूम कर रहे थे। तो समझ रहे हो फैट कितना ज्यादा एनर्जी आप लोग को दे रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है, ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो जो चीजें मैंने आप लोग को अभी समझाया वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पॉइंट मैंने आप लोग को समझा चुका। इन सब के अलावा काफी इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं रहेगा तो ये आपके अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे भाई, आपको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने का काम भी फैट करता है। तो अगर आपके घुटनों से आवाजें आने लग गई है कम उम्र में, तो भाई फैट ऐड कंज्यूम करना चालू करो। लड़कियां लोग नखरे ना दिखाइए, थोड़ा बहुत फैट कंज्यूम कर सकते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन में, प्लीज यार। आई डोंट लाइक दैट फैटी फूड वाला, प्लीज। नमस्कार। तो इन सब के अलावा फैट जो है इट इज हेल्पफुल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट और क्या करता है, तो इट रिड्यूस द रिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस आपके पेट के अंदर होता है, पाइनएप्पल का जूस नहीं है भैया। 2 ग्लास लगाना। अब फैट कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, उतना नहीं पढ़ना, 2 बस याद रख लो, खत्म कहानी। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। अनसैचुरेटेड फैट बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लोअर डाउन करता है। तो मैं कह सकता हूं ये गुड फैट होता है और ये बैड फैट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम ही नहीं करना, इतना कंज्यूम करना है जितना आपकी बॉडी के लिए जरूरत है। एक्सेसिव खा लोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। जो आप लोग चिप्स कंज्यूम करते हो, उल्टे सीधे तेलों से तले रहते हैं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा रहती है, तो वो चिप्स के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो आप डेली अगर कंज्यूम कर रहे हो, हद से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसका नाम है वाटर। तो वाटर आप लोग की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पानी नहीं पियोगे तो फिर आप लोग निपट जाओगे, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। जो भी आप लोग खाना खा रहे हो उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे वाटर काम करता है। बॉडी के अंदर जो आप लोग का फ्लूइड है उसको मेंटेन करने के लिए पानी काम कर रहा है। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पानी काम कर रहा है। डाइजेशन के लिए पानी काम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए पानी काम कर रहा है। आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी काम कर रहा है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ग्लो लाना चाहते हो तो रेगुलर पानी टाइम पे पिया करो। तो आज के टाइम पे जो लड़कियां लोग विटामिन सी के सेरम वेरम लगा के अपने चेहरे को सोच रही चमका दूंगी, पार्लर में जा जाके रगड़वा रहे अपने मुंह, सोच रहे हो कि भाई चेहरे में चमक आ जाएगी, गलत है भाई। 5 लीटर पानी पी लो, वैसे ही चमक आ जाएगी। तो पानी को हम लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट पीकर या खाने के साथ, मतलब खाने के अंदर आप लोग को भी पानी वानी मिल जाता है। जैसे एप्पल कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप लोग को वाटर का प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग हमारी डाइट के अंदर स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट ही स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। ये बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की जो भी प्रोसेसेस होती है उन सबको करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकता हूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए सपोर्टिंग रोल के तौर पे वर्क करते हैं। तो अगर आप लोग को डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से भी बचना है तो आप लोग को माइक्रोन्यूट्रिएंट कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। इसलिए तो डॉक्टर्स कई बार रिकमेंड करते हैं कि मल्टीविटामिन्स आप लोग टैबलेट्स वगैरह कंज्यूम किया करो, या फिर हरी सब्जियां वगैरह खाओ जिसके अंदर आप लोग को मल्टीविटामिन्स देखने को मिल सके, क्योंकि ये आप लोग को डिसीजेस से बचाते हैं। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने सुने होंगे विटामिन्स की दवाएं बहुत ज्यादा बिक रही थी। वो इसलिए बिक रही थी कि डिसीजेस से बचाता है एक किस्म से। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के। पहला होता है मिनरल। तो मिनरल क्या होता है बेसिकली, तो मिनरल एक ऐसे टाइप का माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिक फंक्शनिंग होती है उसको करवाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, ऐसी डेफिनेशन लिखना।
फिजिकल एजुकेशन में यही लिख रहा है। जज्बाती हो कि आप लोग को डिटेल बायो वाली डेफिनेशन मत लिख के। तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 4% आप लोग को मिनरल्स देखने को मिलता है। 3/4 तो सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस ही होता है। ये हड्डियों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब के अलावा जो बचा हुआ 1/4 है बाकी मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल भी क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं? हाँ जी, 2 टाइप के होते हैं। एग्जाम में पूछा जाए मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल को हम लोग ट्रांस मिनरल के नाम से भी जानते हैं। अब मैक्रो के अंदर कौन होता है, माइक्रो के अंदर कौन होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैक्रो मिनरल के अंदर आते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो के अंदर आते हैं आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर और कोबाल्ट। ये कई बार एग्जाम में आता है, प्लीज गलती से भी मिस्टेक मत करना, इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान देना। तो ये एक स्पेसिफिक इसका डायग्राम हो गया है कि मिनरल 2 टाइप के होते हैं। आप लोग चाहो तो ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, जो आप लोग को सही लगे। अब अगला होता है विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के डिसीज अटैक करने वाले उन सब से बचाने का काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि एंटीवायरस की तरह आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करता है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है। वो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है विटामिन सॉल्युबल। बेसिकली विटामिन जो है ये A, B, C, D, E, K इतने आपको विटामिन होते हैं। अब इसमें से फैट सॉल्युबल कौन सा, वाटर सॉल्युबल कौन सा, तो इसको याद रखने का तो एक निंजा टेक्निक मेरे पास। सड़क में चलते हुए किसी इंसान को अगर आप लोग BC बोल देते हो तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। तो याद रख लेना BC जो है ये वाटर सॉल्युबल है और बचे जो रह गए वो फैट सॉल्युबल है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। इस सब के अलावा विटामिन बी जो है ये सिर्फ विटामिन बी नहीं है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर डिफरेंट विटामिन आप लोग को और कैरेक्टराइज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12 ये सभी चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और विटामिन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे विटामिन में से। तो अब एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करो, एग्जामिनेशन में विटामिन के बारे में क्या आता है ज्यादातर? तो विटामिन के बारे में आता है उसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के अलावा थोड़ा बहुत उनके बारे में आप लोग को मालूम है कि क्या क्या बेनिफिट देते हैं, तो वो याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। जैसे विटामिन है आपके विजन के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 जो है आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। B2, B3 का भी लगभग यही सेम काम होता है। B3 जो है आप लोग की बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल को बनाते हैं, स्लीप और मूड को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं। बायोटिन है जो आप लोग की बॉडी के अंदर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है और आपके बालों के लिए भी हेल्पफुल है। कई एडवर्टाइज आपने देखे होंगे जो बालों से रिलेटेड है, उसके अंदर लिखा रहता है कि बायोटिन इसके अंदर प्रेजेंट। आज के टाइम में काफी सारे शैम्पू के अंदर भी प्रेजेंट। विटामिन B9 DNA के सिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। B12 जो है ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड को और एमिनो एसिड को, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल को बनाता है। हम इंडियंस के अंदर B12 की कमी देखने को मिलती है मैक्सिमम के अंदर, और ऐसे लोग जो कि नॉनवेज डाइट वीक में लगभग 3-4 बार आप लोग कंज्यूम कर लेते हो तो उनके अंदर ये कमी देखने को नहीं मिलती। आप लोग इसके एग्जांपल देखकर ही समझ सकते हैं। विटामिन सी जो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब जितने भी टाइप के डिसीजेस है उससे बचाने का काम करता है और ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी जो है ये बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन ई जो है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये भी बिहेव करता है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो ये कहां से मिल रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन के थोड़े बहुत आप लोग को क्या क्या काम है वो याद रख लो, और यहाँ पे ये याद रख लो कि विटामिन के क्या क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आप लोग को विटामिन ए का नाम कई बार पूछा जाता है, तो ये मालूम होना चाहिए, जिसका नाम होता है रेटिनोल। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन B3 का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन B5 का नाम है ना, ऐसा कुछ ज्यादातर पूछा नहीं गया है CBSE में, ना ही B6 का नाम, लेकिन B7 का नाम पूछा गया है, बायोटिन, मालूम होना चाहिए। B9 में कई बार एग्जामिनेशन में आया फॉलिक एसिड के नाम से। B12 का नाम भी ऐसा एज सच तो देखा नहीं गया है, बट विटामिन सी का नाम तो रटा ही होना चाहिए, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इन सब के अलावा DEK के बारे में इतना ज्यादा नाम नहीं पूछा गया, बट हाँ के एक सेफ साइड के तौर पे याद रख लेना। तो नाम के लिए मैंने टिक कर दिया हूं कि ये नाम तो एटलीस्ट याद कर ले। अब इनको नहीं कंज्यूम करने की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में जो एग्जाम में पूछता है उसका नाम याद रख लो। जैसे विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसको उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो याद होना चाहिए एग्जामिनेशन में। B1 की डेफिशिएंसी जो बेरी-बेरी है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। पेलेग्रा जो है ये भी पूछा जाता है, एनीमिया है ये भी पूछा जाता है, डर्मेटाइटिस ये भी पूछा जाता है, स्कर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, और डी जो है इसकी डेफिशिएंसी जो रैकेट होता है ये भी एग्जाम में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टिक कर दिया हूँ भाई, प्लीज एटलीस्ट इनको याद कर लेना, और बचे हुए को भी याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट अगर कुछ नहीं याद है तो इतने भी याद रह गए ना तो काम बन सकता है। तो भाई जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग को ये PDF फॉर्म में चाहिए, एक नोट्स के फॉर्म में, तो आप लोग मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 के फॉर्म में आप लोग को मिल जाएंगे। PDF फॉर्म में आप लोग को मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, एप्लीकेशन, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्पेशल ऑफर पाने के लिए P30 कोड यूज कर लेना, जिससे आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग अपनी घर बैठे
धांसू प्रिपरेशन मेरे प्रीमियम नोट्स के साथ कर सकते हो। इन नोट्स से बाहर आप लोगों को कुछ आने वाला है नहीं, अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करता रहना इस नोट्स के साथ और आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अभी जाए डाउनलोड करें प्रीमियम नोट्स को, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके बाद टॉपिक निकल के आता है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या है। तो याद रखना जो अभी टॉपिक पढ़े ना वही सेम टॉपिक इसके अंदर भी। मतलब क्या, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वो डाइट होती है जिसको कंज्यूम करके आप लोगों को कुछ ना कुछ कैलोरी कंज्यूम हो रही है, मतलब मैं कह सकता हूं हल्की फुल्की एनर्जी तो मिल ही रही। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है डाइट का जिसको कंज्यूम करके किसी भी टाइप की कैलोरी मिलती ही नहीं। तो जैसे कि आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर मैं पूछता हूं कि इस मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट होता है, याद रखना वाटर को छोड़कर मैक्रो और माइक्रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर आते हैं। मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी के सभी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में तो आप लोग ये लिख देना डेफिनेशन, इनको कंज्यूम करके आप लोगों को कुछ ना कुछ कैलोरी कंज्यूम हो रहा है। और उसके अंदर जब आप लोग चीजों को लिखोगे तो वही चीज लिखोगे जो अभी पढ़े, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। तो डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसको पढ़ के। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वही है जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े और ये सभी कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट याद रखना। बट याद रखना मैक्रो के अंदर जो वाटर था, ये वाटर जो है नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आता है। पानी पीकर आपका पेट भर जाता है थोड़ी देर के, लेकिन आपकी भूख नहीं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो ये चीज याद रखना, वाटर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर आता है। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते क्या, ऐसे टाइप के कंपोनेंट डाइट के जिसको कंज्यूम करके आपकी बॉडी के अंदर कोई कैलोरी नहीं मिलती। तो फिर कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शनिंग के लिए। ऑब्वियस सी बात है, पानी आपका पेट थोड़ी देर के लिए भर दे रहा है, लेकिन भूख तो नहीं भर रहा है ना। जैसे ही पानी फिर आगे जाके फ्लश आउट हो जाएगा तो भूख लगने लग जाती है, लेकिन पानी भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे। याद रखना न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर की जो चीजें उन सबको हमने पढ़ चुके हैं, रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर क्या क्या चीजें आती है वाटर को छोड़कर, उन सबको देखते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को समझाया, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऐसे टाइप के कंपोनेंट जो कि एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोटीन कहां से मिलता है, एनिमल वेजिटेबल सोर्सेस से। सेम वही तरीके से आप समझा सकते हो जो थोड़ी देर पहले पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स वगैरह मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉज करके एक बार रीड कर लेना। इन सब के अलावा मैंने आप लोग विटामिन के बारे में तो बता दिया था, मिनरल्स के बारे में आप लोग को बताना रह गया। तो मिनरल्स याद रखना, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम। अभी मैंने आपको समझाया था वो दो टाइप के मैक्रो माइक्रो वो होते हैं। बट ये किस किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। सोर्सेस क्या है ज्यादातर ये नहीं पूछता, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है। जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये आप लोग टीथ और बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है, डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी से गोइटर हो सकता है। सोडियम जो है वाटर बैलेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स है उन सबके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस की बात करी जाए तो अगर ये कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो आपकी मसल्स वीक हो जाएगी। सल्फर आपकी बॉडी के अंदर सेल्फ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, आपकी बॉडी के अंदर बालों और नाखूनों की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें हमने पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा। अब बात करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या है। ऐसी डाइट जिसको कंज्यूम करके आप लोग को कोई कैलोरी एनर्जी नहीं मिल रही, बट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। सबसे पहला होता है फाइबर। फाइबर का दूसरा नाम होता है रफेज। अब ये है क्या, जैसे आपने एक एप्पल लिया, एप्पल का जूस निकाले तो वो निकल गया एत्तुसा, और लेकिन जो बचा हुआ निकला बल्क वो क्या था, वो था फाइबर। इसलिए कहा जाता है जूस पीने से अच्छा फ्रूट कंज्यूम कर लो, जिससे आप लोग को जूस का जूस भी मिल जा रहा है और साथ में जो बचे हुए फाइबर से वो भी मिल जा रहे हैं। अब ये फाइबर किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपकी डाइट के अंदर फाइबर नहीं होंगे तो आपका पेट जाम हो जाएगा, चक्का जाम मतलब कि फाइबर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे जब आप चिली पनीर लेते हो तो उसके साथ ढेर सारे फाइबर्स भी आप लोग को, ये सलाद भी दिया जाता है। चिली चिकन के साथ भी सेम यही चीज देखने को मिलती है। तो जो भी नॉन वेज डाइट आप लोग कंज्यूम करते हो जिसके अंदर प्रोटीन रिच डाइट है, प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल बनाया जाता है वो सैलेड के साथ, अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। अब समझ में आया इतने सारे सलाद वगैरह क्यों देते हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, ये आपके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये फूड के बल्क को बढ़ा देता है और आपके पेट की भूख को भी मिटाता है। भाई अगर आप एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हो एज कंपेयर टू एप्पल के एक ग्लास जूस के, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो एपेटाइट है वो जूस से नहीं मिटेगा, वो फ्रूट से मिटेगा। अब वो बात अलग है कि आपको भूख तो किसी और की है। तो दो टाइप के आप लोग के फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब जो वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल मतलब जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते। बस खत्म कहानी, इतना याद रखो, खत्म कहानी, से ज्यादा आपको नहीं लिखना। अगला होता है वाटर। वाटर क्या है भाई, तो अब भी जान चुके हैं इसके बारे में कि वाटर काफी इंपॉर्टेंट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। 80% जो ब्लड है वो पानी से ही बना हुआ है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, बॉडी के अंदर जितने भी शॉक्स वगैरह है उसको एब्सॉर्ब करने का काम भी पानी करता है। 20% आप फूड से कंज्यूम करते हो, 80% आप पानी डायरेक्टली पीकर करते हो। अगला नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं कलर कंपाउंड। आप जानते हो जलेबी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग यार कलर कंपाउंड यूज करते हो, जो कि नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग फूड में इसको यूज करते हैं। फ्लेवर्ड कंपाउंड की बात करी जाए तो जैसे रसना हो गया, टैंग हो गया, ये सब आप लोग को नींबू या फिर
मैंगो का फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं। के अंदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते नहीं है वैसे, ये एक किस्म से केमिकली बनाए गए सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, जिससे कि आप लोग को टेस्ट में अच्छी चीजें लगे। अगला होता है प्लांट कंपाउंड, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, ये किस्म से प्लांट कंपाउंड है। इसको पीकर आप लोग को कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, ये सिर्फ आप लोग के मूड को स्टिमुलेट वगैरह करने के काम आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। न्यूट्रिटिव के अंदर आया तो वो याद रखना, मैक्रो माइक्रो के अंदर जितने भी चीजें थी वाटर को छोड़कर वो सब चीज लिख कर आ जाए तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, और नॉन न्यूट्रिटिव फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, इन सब को लिख दोगे आपका काम बन जाए। अगला टॉपिक है कि हेल्दी वेट क्या। याद है चैप्टर की शुरुआत में हमने बैलेंस डाइट पढ़े थे। बैलेंस डाइट एक ऐसे टाइप की डाइट होती थी जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट रहते थे। अगर आप उसको डेली कंज्यूम करोगे तो आप लोग की बॉडी हेल्दी वेट के अंदर आ जाएगी। और ये हेल्दी वेट क्या चीज होती है, काफी सारे इंडियंस को ये लगता है कि जो मोटे ताजे लोग घूमते हैं, वो खाते पीते घर के लोग, वो हेल्दी होते हैं। हेल्दी मतलब वो नहीं होता है। हेल्दी एक काफी अच्छा वर्ड है, उनके लिए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, वो अनहेल्दी पर्सन है जो घूम रहे हैं। तो हेल्दी वेट मतलब एक ऐसे टाइप का वेट जिससे आप लोग गुड लुकिंग दिख रहे हो, आपका पोस्चर बेटर दिख रहा है, आप लोग डैशिंग स्मार्ट और एकदम मजेदार दिख रहे हो। होता क्या है भैया, ये सब तो बात की बात। हेल्दी वेट मतलब ये बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर आप लोग का बीएमआई इंडेक्स 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में लाई करता है, तब माना जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी वेट के अंदर आता है। हेल्दी वेट आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? जो भी आपका वेट है उसको केजी में रखो, अपनी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करो और उसका स्क्वायर करके डिवाइड करा दो वेट के साथ, तो आप लोग की एक वैल्यू निकल के आएगी। उसको चेक करना पड़ेगा आप लोग को इस स्पेसिफिक टेबल से। तो मान लो अगर आप लोग का 17 आता है, मतलब 18.5 से नीचे आया है, इसका मतलब आप अंडर वेट के अंदर आते। मान लो आपकी जो वैल्यू आई वो 24 आई, मतलब 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आई, इसका मतलब आप नॉर्मल वेट या हेल्दी वेट के अंदर हो। अगर 25 से ज्यादा आती है तो ओवरवेट के अंदर कैटेगरी आएगी, 29.9 तक की इसकी लिमिट होती है। और ओबेसिटी की जो कैटेगरी है वो स्टार्ट हो जाती है 30 के अबव वाली बीएमआई स्कोर से। तो आप लोग अभी कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग हेल्दी वेट के अंदर आते हो या नहीं। अब बात करते हैं कि हेल्दी वेट को आप लोग कैसे कंट्रोल करके रख सके, कौन सी मेथड है। तो बेसिक सी बात है, आप लोग को यार एक एप्रोप्रिएट गोल सेट करना पड़ेगा वेट लॉस या वेट गेन का, तभी आप लोग हेल्दी वेट में आ सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोग को कैलोरीज में ध्यान देना पड़ेगा और एक्टिव लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा, मतलब बहुत आप लोग को जिम, वर्कआउट, रनिंग वगैरह पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग की कैलोरी भी बर्न हो सके। इसके अलावा वही रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करो, जिम करो, फैटी फूड वगैरह से आप लोग दूर रहने की कोशिश करो और कभी कभार ही फास्ट फूड कंज्यूम किया करो। इन सब के अलावा बीच बीच में बार बार आप लोग मील कंज्यूम मत करो। यार लड्डू दिखे तो भाई अरे लड्डू ही खा लेता हूँ। आप लोग एक प्रॉपर कैलोरी कंज्यूम कर सको, मतलब प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट कंज्यूम कर सको, उसको आप लोग ट्रैक कर सको कि किस तरीके से आप लोग की डाइट में क्या क्या चीजें चल रही है, तभी आप लोग हेल्दी वेट हमेशा रख पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का होता है जिसका नाम है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। अब पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या है बेसिकली, तो ये कॉमन डाइट का इवेंट। इसमें होता क्या है, मान लो कोई एक लड़की है, वो सुबह उठी, उसने देखी कि अरे यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, वेट मेजर करी तो अरे मेरे वेट कितना बढ़ चुका है, जानता हूँ ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूं? तो उस टाइम पे वो लड़की क्या सोचेगी, एक काम करती हूँ अब से खाना खाना बंद कर देती हूँ, मतलब ये कि मैं सुबह भी नहीं खाऊंगी, शाम को भी नहीं खाऊंगी और सिर्फ रात का खाना खाऊंगी, एक टाइम बस खाना खाऊंगी। तो इससे होगा क्या, ऑब्वियसली बात है जो उसको बॉडी वेट है वो कम होने लग जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाएगी। क्योंकि जब भी आप लोग स्टार्विंग करते हो, अपनी मील को स्किप करना चालू कर देते हो, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट जो है वो गिरने लग जाता है, आप बीमार होने लग जाते हो। तो ऐसे टाइप की आपको डाइटिंग नहीं करनी है जिससे कि आप लोग अपनी मील को स्किप करना चालू कर दो सिर्फ वेट लॉस कराने के लिए। ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इससे आप लोग मर भी सकते हो, बीमार भी हो सकते हो, बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि सीधी सिंपल बात है यार, जो डेली इंपॉर्टेंट डाइट है उसको आप स्किप करोगे तो मेटाबॉलिक रेट तो गिर जाएगा, बॉडी को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली बात है आप बीमार होने लग जाओगे। तो जो आप वेट लॉस का जो आपने सपना सोचे थे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के थ्रू, उससे आप लोग कमजोर दिखने लग जाओगे एज कंपेयर हेल्दी दिखने के। तो इसलिए कोशिश करो एक्टिव लाइफस्टाइल रखो और हेल्दी वेट के अंदर आओ, प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करके, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग करके नहीं। बेसिकली पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में लोग करते क्या है, अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं, मील्स को स्किप करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम दुबले हो जाएंगे, और वो लोग कुछ स्पेसिफिक कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए बेवरेजेस और ड्रिंक्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते, बस ये सोच रहे हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो दुबला हो जाऊंगा। तो यहाँ तक ये चीजें मेरे ख्याल से समझ में आई। अगला जो टॉपिक है आप लोगों को, इसका नाम है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब ऐसा समझने की कोशिश करो, आप और आपका दोस्त गए थे पिज्जा खाने और आपने मशरूम पिज्जा ऑर्डर किया। आपके दोस्त ने आज तक के मशरूम पिज्जा कंज्यूम ही नहीं किया था, बट उसने पहली बार जैसे ही खाया, अब उसको वॉमिटिंग हुई और उसने पूरा पिज्जा के ऊपर ही वॉमिटिंग कर दिया। आपका भी मूड खराब, उसका तो मूड खराब ही हो गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या उसने जानबूझ के किया? नहीं, एक्चुअल में जो मशरूम उसने कंज्यूम किया, उसकी बॉडी उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर नहीं पाई, ब्रेक डाउन नहीं कर पाई और बॉडी ने उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाला। तो बेसिकली हुआ क्यों? ड्यू टू दी फूड इंटॉलरेंस। ये एक ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें कि आपकी बॉडी कुछ स्पेसिफिक चीजों को
एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है डाइजेशन के टाइम पर, और इस वजह से वॉमिटिंग के थ्रू चीजें बाहर आ जाती है। कॉजेस क्या है? आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की कमी होना, मतलब स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर कमी रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है आपके फूड के ब्रेकडाउन के लिए और एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। अगर इसकी कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं फूड इंटॉलरेंस के? वॉमिटिंग होना, गैस होने लग जाना, एसिडिटी होना, हेडेक होना, डायरिया हो जाना, पेट दर्द होना, क्रैम्प आने लग जाना, ये सब इसके मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर 1 नंबर में आता। अगला होता है फूड मिथ, मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में या वर्ल्ड वाइड में ढेर सारे ऐसे फूड मिथ है। कुछ आपको बुक्स में दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। जो कार्ब्स है आप लोग को मोटा कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को एक्सेसिव में कंज्यूम करोगे तो मोटा करेगा। कार्ब्स खाना जरूरी है वरना एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये तो गलत है, ये सिर्फ एक मिथ है। फ्राइड फूड जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप फ्रेश ऑयल के साथ कोई भी चीज को फ्राई करके कंज्यूम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही तेल को फिर रख के फिर उसको यूज करके फिर यूज कर रहे रियूज तो वो गलत है। पापड़ तल दिए, फिर जो बचा हुआ तेल है उसको वापस डाल दिए, फिर अगले दिन उसको कर दिए। मेजर इंडियन फैमिली में तो यही होता है, आप लोग भी एग्री करो। तो वो फिर गलत हो जाता है, खराब हो जाता है वो ऑयल, और वो फिर हार्मफुल हो जाता है। लेकिन फ्राइड फूड हार्मफुल नहीं। गंदे वाले तेल के साथ अगर फूड अगर फ्राई करके खाओगे तो ऑब्वियस ही बात है अनहेल्दी है। अंडे आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं, गलत है। अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, हेल्दी प्रोटीन, जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा रहा है। कोई भी चीज एक्सेसिव खाओगे तो फिर वो हार्मफुल है, वो बात अलग है। खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, आप लोग मोटे हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी के अंदर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट ही नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है पानी पियोगे खाने के बीच में तो होता ही है कि पेट भर जाता है यार। जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो तो पेट फुल हो जाता है। हमें जितनी रोटी खानी चाहिए थी, चावल खाना चाहिए था, उतना नहीं खा पाते। थोड़ी देर में फिर भूख लग जाती है क्योंकि पानी फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि पानी पीकर अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो आप लोग मोटे हो जाओगे, कभी नहीं होने वाला। इन सब के अलावा अगर आप लोग मिल्क इमीडिएटली फिश के बाद अगर कंज्यूम करते हो, फिश से पहले कंज्यूम करते हो, तो व्हाइट स्पॉट वाली बीमारी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके ऊपर भी अभी साइंटिफिकली कोई भी प्रूव रिजल्ट नहीं आया। मेरा एक दोस्त है जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, उसके बावजूद भी उसको व्हाइट स्पॉट वाला प्रॉब्लम। अब उसको क्यों हुआ? उसने तो कभी फिश के बाद मिल्क पिया नहीं हो, तो इसके पीछे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको मिथ के तौर पर ही रखा जाता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है डाइट की स्पोर्ट्स में। डाइट याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथलीट की परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए। अगर वो प्रॉपर डाइट कंज्यूम नहीं करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बेटर वो दिखा नहीं पाएगा अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन कंज्यूम करना एक स्पोर्ट्स एथलीट को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे उसके प्रिपरेशन, कंपटीशन या रिकवरी के दौरान क्यों ना हो। हर टाइम उसको एक प्रॉपर डाइट कंज्यूम करना जरूरी है। अब ये न्यूट्रिशन प्लेयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लेयर जो रहते हैं बहुत ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि लॉट ऑफ एनर्जी मांगती है। अगर एनर्जी चाहिए तो उसके लिए खाना खाना पड़ेगा अच्छा, ऐसी डाइट जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट। तो हर एथलीट के लिए, हर कैटेगरी के एथलीट के लिए प्रॉपर डाइट बनाई जाती है डाइटिशियन के थ्रू, जिसको उनको फॉलोअप करना कंपलसरी होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, और अगर वो डेली अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे तो अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। समझने की कोशिश करो यार, एथलीट है, डेली एक्टिविटी कर रहा है, उसके टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रही है, उसको रिकवर करने के लिए एक अच्छी डाइट चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है यार। एक नॉर्मल इंसान और एक एथलीट में बहुत फर्क है, इसलिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा प्री कंपटीशन के लिए डाइट्स वगैरह कैसी दी जाती है, तो याद रखना है जब भी इवेंट शुरू होता है उससे पहले एथलीट जो है वो फोकस करते हैं न्यूट्रिशन रिच फूड में, सो दैट वो एनर्जी लेवल को इनहैंस कर सके, अपने एंडोरेंस को बेस्ट कर सके। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मेन स्ट्रीम रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये फ्यूल के तौर पे यहाँ पे वर्क करता है, और उन जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ये कंज्यूम कराना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जितने भी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एथलीट रहते हैं वो अपनी मसल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। जरूरी नहीं है विराट कोहली बॉडी बिल्डर नहीं, लेकिन अपनी मसल्स पे फोकस करते हैं ना, तो प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना जरूरी है, तभी तो लंबे लंबे शॉट्स मार पाएंगे वो। और इसी के साथ साथ जब ट्रेनिंग करते तो उस टाइम पे मसल्स फाइबर यहाँ पे स्ट्रेच हो जाते हैं, टीयर अप हो जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए भी प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना भी जरूरी है। ये सब चीजें आप लोग को प्री टूर्नामेंट, प्री कंपटीशन डाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में हाइड्रेट करके रखना जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल जो है वो ऑप्टिमाइज लेवल यहाँ पे मेंटेन रह सके। तो ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलती है प्री कंपटीशन डाइट के अंदर। ड्यूरिंग कंपटीशन की बात करें, मतलब कि स्पोर्ट्स चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, उस टाइम पे क्या करना है? पानी की बोतल आप लोग को रखना है साथ में, सो दैट आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सको, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो परफॉर्मेंस लेवल जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि क्रिकेट के बीच में ना कई जो फील्डर्स जो ग्राउंड पे लगे रहते हैं,
या फिर जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो उस बीच में ना बनाना वगैरह, बार बार बनाना क्यों आ रहा है, तो बनाना वगैरह जो रहता है ये दिया जाता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एनर्जी लेवल अपनी कंपटीशन के बीच में मेंटेन करके रख सको। अगला होता है पोस्ट कंपटीशन डाइट। पोस्ट कंपटीशन डाइट में ज्यादा फोकस किया जाता है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी के लिए जो भी प्रायर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है मसल्स को रिपेयर करने के लिए, उस टाइप की डाइट यहाँ पे बनाई जाती है। हम यहाँ पे फोकस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे नहीं करते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको ड्यूरिंग टूर्नामेंट के लिए ज्यादा जरूरी था, वहां पे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ मैच खेल कर आ गए, थक गए, तुम लोग देखते हो ना हाथ पांव दुखने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे मसल्स यहाँ पे रिकवरी मांगती है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट को भी कंज्यूम करना चाहिए। मान लो आप लोगों ने खेल किया, उसके 30 मिनट बाद आप लोग अगर कंज्यूम कर लो तो अच्छी बात है, रिपेयर वगैरह जल्दी हो जाता है। और मान लो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, किसी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड वगैरह को कंज्यूम करवाया जा सकता है। और मान लो आप लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह खेल लिया, उसके बाद पानी आनी पी लो, सो दैट आप लोग अपनी बॉडी को वापस से हाइड्रेट कर सको। वरना कई लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, देखते होंगे ना कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो जाते हैं, ज़्यादा खेल लिए धूप में तो चक्कर आ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप लोग जैसे स्पोर्ट्स खत्म हो उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग मतलब इत्मीनान से पानी पियो, जल्दबाजी में आपको दिक्कतें हो सकती। तो गाइस आप लोग को पॉज करके इन सभी एमसीक्यूज को यार फॉलो अप करना है, क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहे कुछ और क्वेश्चंस, इसको भी आपको अटेंड करना है, बिकॉज कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और ये रहे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस, ये भी आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सब के अलावा अगर आप लोग को फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो मेरा फिजिक्स का बोर्ड्स के लिए एक अलग से चैनल है, जकी सौदागर फिजिक्स, उसको भी फॉलो अप कर लेना। प्यारा कंटेंट वहां मिलता रहता है। जो पढ़ाया उसको मेरे प्रीमियम नोट से एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, सो दैट बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन। प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट कराना। मैं कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं दे रहा हूं मेरे भाई, मैं पीडीएफ दे रहा हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स पर जान। बाय बाय।